हेलो दोस्तों। कल से आरबीआई ने जब से पेटीएम के खिलाफ वो नोटिफिकेशन या गाइडलाइन या रिस्ट्रिक्शन पब्लिक के सामने लाए हैं, तब से पब्लिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं ये नहीं बोल रहा सब लोगों में। मैं कुछ अपने दोस्त से मिला था, वो दोस्त मेरा बिजनेसमैन है, क्यूआर कोड वगैरह से भी पेमेंट लेता है। उसने जब मेरे से ये सवाल पूछा कल कि ये बंद हो रहा है, फिर मैंने उसे समझाया। वो बड़ा है उम्र में, बच्चे बच्चे वाला है, बिजनेसमैन है, बट या तो मीडिया ने ये न्यूज़ ढंग से बताई नहीं या लोग समझ नहीं पाए हैं। तो ये वीडियो मेरा इसलिए है कि एक्चुअली आरबीआई ने बोला क्या है, पेटीएम में क्या क्या बंद होगा और क्या क्या चलता रहेगा पहले की तरह। तो दोस्तों, ये पेटीएम की कहानी समझने के लिए, ये कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि पेटीएम डीमोनेटाइजेशन या 16-17 के बाद आया था, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं थोड़ी देर इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि मैं 2011 से पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है इसकी कहानी क्या है। और फिर थोड़ा सा डीमोनेटाइजेशन के वक्त क्या क्या हुआ था पेटीएम के साथ, ये बात करेंगे। और अब क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, ये आरबीआई ने क्यों इसको डंडा लगाया है, और आगे के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते, क्या होगा, क्या हो सकता है, इस में बात करें। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समझ लिए या फ़ोन बैंकिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, रिसीविंग, कई सारी फिनटेक कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक बोलते हैं उनको शॉर्ट टर्म में। 7,500-8,000 छोटी मोटी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो काम करती है, पेमेंट इधर से उधर करना, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना। तो बट कुछ कंपनी नामी गिरामी है, पेटीएम नंबर 1 है। अब तो एयरटेल ने भी पेमेंट बैंक खोल दिया है, और रिलायंस के पास भी है, रिलायंस डिजिटल लाइफ करके है, भीम यूपीआई है, कई सारे हैं, कई आए हैं गए हैं, कई बंद हो गए, कई चल रहे, कई हमें मालूम भी नहीं है। तो ये फिनटेक कंपनी है जो पैसा का लेन देन करती है, तो ये पेटीएम उनमें से एक है। तो फिनटेक कंपनी दो तरह से काम करती है। एक ये समझिए पेटीएम क्या काम करता है, एक तो ये पैसा इधर से उधर आपको जिसको देना है, जिससे लेना है, वो काम करता है। ये होता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। पेमेंट गेटवे क्या है, एक तरफ से आप समझ लो कि आपने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया या स्विगी जोमेटो से सामान मंगाया, आपने दुकानदार को जो पेमेंट करा करा, दुकानदार किसी को भेजेगा आपके घर, वो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन का सामान लेकर के, या स्विगी का खाना या वॉट, बेसिकली कोरियर बॉय, डिलीवरी बॉय। तो ये काम करते थे कि आपने कहीं पेमेंट करना है, बिल पेमेंट करना है, पैसा लेना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, ये उतना ही पैसा आपके बैंक से लेके उस इंसान के बैंक में, अकाउंट में डाल देते थे, और बैंक इनको कमीशन देता। आपका कुछ नहीं कटता था, जो ले रहा है पैसा, जो दे रहा है उसको। तो ये पेमेंट गेटवे का काम करते थे। तो दोस्तों, ईयर 2010, 2010 के मिड में, जुलाई अगस्त के टाइम पर विजय शेखर शर्मा जो इसके मालिक है, उन्होंने पेटीएम की शुरुआत करी थी। तो उस टाइम पर मैंने भी 11 के एंड में, 12 के शुरू में पेटीएम को डाउनलोड तब से यूज़ कर रहा हूँ। उस टाइम पर पेटीएम क्या करता था, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे ही समझ लीजिए, ये असिस्ट करता था आपको। जैसे उस ज़माने में मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको दो तरीके थे, या शॉप में जाओ वो रिचार्ज करता था, और 100 रुपये में शायद 96 रुपीज़ टॉक टाइम मिलता था, और ऐसे ही कुछ था कि 98 रुपये में या 100 रुपये में 1 GB डेटा 30 दिन के लिए मिलता। तो उसके दो तरीके थे, एक दुकान में जाके आप टॉपअप कराओ या रिचार्ज कराओ, या वो एक छोटा सा पर्चा देता है, स्क्रैच कोड, वही पैसे मिलता है, उसको स्क्रैच करो, उसमें एक कोड होता था, स्टार है 02AB, जो भी कुछ होता है वो डालो तो आपका वो टॉपअप हो जाता था। दो तरीके होते थे। तो जब पेटीएम आया, इन्होंने जो प्रीपेड मोबाइल है, पोस्ट पेड की बात नहीं करूँ, प्रीपेड मोबाइल, आप पहले से पैसा डालेंगे, तो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया कि आप हमारे ऐप से मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो। और उस टाइम पर इन्होंने टाटा स्काई और डीटीएच वगैरह को भी रिचार्ज करने की सुविधा दी। तो यहाँ से इनकी कार्रवाई शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते रहे। फिर इन्होंने उसमें ट्रेन टिकट, एयर टिकट वगैरह जोड़ने शुरू करे। फिर उसमें लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल, ये वो, गैस कनेक्शन के, गैस के बिल, गैस पेमेंट वगैरह। फिर बाद में पैसे ट्रांसफ़र और भी कुछ, फिर क्यूआर डब्बा ले आए। और बीच में इन्होंने शॉपिंग भी शुरू कर दी, शायद अभी भी होगी, क्योंकि 2016-17 की बात है, मैंने आईफोन ख़रीदा था पेटीएम से। तो अभी आप बोलेंगे दुनिया में मिल रहा है, यहाँ से क्यों लिया। देखो, पेटीएम ने जो शुरू किया था, ये लालच देता था। हम 100 रुपये का टॉपअप करते थे, 10, 12, 15 रुपये कैशबैक देता था, तो अगले रिचार्ज में वो काम आता था। सेम टाटा स्काई रिचार्ज में तो मैंने तो बहुत यूज़ करा। फिर जब मैंने आईफोन लिया तो इसमें स्कीम थी कि आप पेटीएम के थ्रू लोगे और क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोगे तो हम आपको 5,000 रुपये कैशबैक देंगे। इन्होंने 5,000 रुपये आईफोन में मुझे वापस करे। फिर मैंने उससे अल्टीमेटली
शॉपिंग करी, तो पेटीएम वॉलेट में आता था, फिर आप चाहे वॉलेट से यूज़ कर लो या उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। यस, जब 2010 में शुरू हुआ था तब डायरेक्ट बैंक से नहीं हो, जैसे आजकल हो रहा है आप स्कैन करो और बैंक से पैसा कट रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको बैंक से निकाल करके पैसा इसके वॉलेट में डालना पड़ता था, वॉलेट में रहता, फिर आप उसको रिचार्ज टॉपअप करते रहिए और ये अमाउंट डिडक्ट होता रहता था। तो पेटीएम धीरे धीरे ग्रो करता है क्योंकि अपने आप में एक ये अनोखा नया और अच्छा सुविधाजनक एक ऐप था जो घर बैठे आप रिचार्ज करो, कहीं जाने जो, तो और कैशबैक भी देता था और कंपटीशन में ज़्यादा दुनिया थी नहीं। तो 2013 में इसने पोस्ट पेड बिल का पेमेंट भी शुरू कर दिया, लैंडलाइन बिल का भी शुरू कर दिया पेमेंट। फिर जब बैंकिंग लाइसेंस मिलने लगे थे ये पेमेंट बैंक्स को, तो इसने भी अप्लाई करा। तो 2015 में पेटीएम को अपना ये बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था। तो 2015 लाइसेंस मिलना और 2017 जब से इसने अपना पेमेंट बैंक शुरू करा है, इस बीच में 2 साल 15, 16, 17 या दो ही समझ लिए, मिड 15 से लेके इसकी ग्रो कैसे हुई। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई थी। तब तक इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लोग डरते थे कि ऑनलाइन जाएंगे तो पैसा लूट जाएगा, तो लोग प्रेफर करते थे कि बैंक जाएं, पैसा ले, कैश मिले, हिसाब किताब बराबर। तो जब नोटबंदी आई तो सब मजबूर हो गए। फिर डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग ने छलांग मारी। उसके बाद कई सारी कंपनी कूदी इस मार्केट में, बट ये बहुत पुराना खिलाड़ी था जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, तो ये टॉप में था और टॉप में कंटिन्यू रहा। एक रीज़न ये था डीमोनेटाइजेशन हुआ, दूसरा रीज़न ये था डीमोनेटाइजेशन के वक्त मोदी जी की फ़ोटो लगा के भी प्रचार किया गया था कि अब एटीएम मत करो, पेटीएम करो। उस टाइम पर इसके ऊपर कई आरोप लगे थे। राहुल गांधी ने लगाया था कि ये पेटीएम नहीं है, पेटीएम, टीएम का मतलब है टू मोदी। राहुल गांधी ने बोला कि ये है पे टू मोदी। बीच में आरोप भी लगे थे कि पेटीएम के मालिक के अच्छे संबंध हैं बीजेपी नेता से, जो पिछले एमपी के चीफ मिनिस्टर थे मामा जी शिवराज सिंह, उनके साथ संबंध बताए गए हैं। अभी के जो कानून मंत्री उनके साथ, संघ के साथ भी रिश्ते बताए गए थे। यहाँ तक आरोप लगाए गए थे कि इन लोगों ने इसका पेटीएम का सपोर्ट इसलिए करा था या प्रमोट इसलिए करा था, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ताकि ये अपना डेटा उनको दे सके। डेटा आप जानते हैं आजकल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम से भी महंगा बिकता है। बीच में आरोप भी लगे थे कि इस कंपनी ने चाइना को भी डेटा बेचा है। फिर इनका एक रिप्लाई आया था कि नहीं, हमने ऐसे झूठे एलिगेशन है, वटेवर। तो पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी से संबंध है कि नहीं है, मैं कोई क्राइम रिपोर्टर या पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या सीबीआई एजेंट नहीं हूँ, ये जज बताएगा, आरबीआई बताएगी। मैं तो बता रहा हूँ जो अफवाह या न्यूज़ उड़ी थी। मेन एम ये है कि तब से इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पेटीएम इतनी फास्ट तरक्की करता गया कि नवंबर 2021 में इसने अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट कर दिया था और ये अपना आईपीओ लेकर के आया था। उस टाइम इसके आईपीओ के पर शेयर की, पर आईपीओ की प्राइस बताता हूँ कितनी, 1950 एनएससी में और 1955 रुपये बीएससी। बहुत इसका शेयर बिके थे धड़ल्ले से, बहुत कमाई हुई थी। पेटीएम इस लेवल तक, मतलब क्यूआर कोड स्कैन, पेमेंट ट्रांसफ़र गेटवे से लेकर बैंकिंग से लेकर के ये शेयर मार्केट तक में घुस गया था। तो दोस्तों पेटीएम बेसिकली 2 कंपनियां इसमें शामिल हैं जो इसकी मदर कंपनी या मेन कंपनी है, नंबर 1 मदर ही बोल लीजिए, वो है 197 कम्युनिकेशन। एक ये कंपनी जो इसकी मास्टर कंपनी है और इसका एक बच्चा आया है पीपीबीएल। तो 197 का बच्चा पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये कहानी आपको यहाँ तक पता है। अब क्या है, जो इनके मालिक हैं पेटीएम के ओनर, सीईओ समझ लीजिए, वी शेखर शर्मा, इनके 49% शेयर तो उसमें है 197 कम्युनिकेशन में, और 51% इनके पेमेंट बैंक में है जो पीपीबीएल में। तो बेसिकली ये नाम अलग है पर मालिक है, पर यह डरने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे अलग है और ये जो पेमेंट बैंक है पीपीबीएल जिसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन है, ये अलग है। तो इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जैसे 2015 में इसको पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिला, ये आरबीआई के अंडर आ गया, नॉर्मल बैंक की तरह, जैसे आईसीआईसी, पीएनबी, अब जो भी एसबीआई समझ लिए वैसे आ गया था। और 17 में इसने अपना पेमेंट बैंक शुरू कर दिया था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो ऑब्वियसली जब ये बैंक वर्ड एज हुआ तो इसको
आरबीआई की पूरी बैंकिंग रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए थे, इसने नहीं करे। मार्च पिछले साल 2022 में भी इसको पेटीएम को आरबीआई की तरफ से वार्निंग मिली थी कि पाया गया है ऑडिट में कि आप हमारे नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो आप सुधर जाइए। इस बार फिर जब ऑडिट हुआ है तो पाया गया इसने फिर कानून का जो आरबीआई की पॉलिसीज है, बहुत लंबी लिस्ट है, वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो 31 जनवरी 2023 को इन्होंने परसों इसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि भाई आप ऐसा सब नहीं कर रहे हैं। अभी इस महीने फरवरी 29 तक ये चलेगा। 1 मार्च 2024 से ये जो है अब नहीं चल, क्योंकि देखो बहुत टाइम दिया था इसको, तब तक ये माना नहीं है। तो अभी इसमें लिमिटेशन लगाई है। क्या क्या लिमिटेशन लगाई है अभी इसको समझते, ये है हमारे और आपके लिए काम की चीज़। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, ये नॉर्मल बैंक है, ये आपका अकाउंट खोलता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट वगैरह देता है, आपको एटीएम ऑब्लिक डेबिट कार्ड भी देता है। तो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लाई कि अब आप कोई नए ग्राहक इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। एक दूसरा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसे कस्टमर है, बैंक की बात कर रहा हूँ, पेमेंट बैंक में पेटीएम ऐप की क्यूआर कोड स्कैनर या साउंड बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बैंक में अब एग्जिस्टिंग कस्टमर भी अब नया पैसा नहीं डाल पाएंगे। यस, वो अपना बचा हुआ पुराना पैसा निकाल पाएंगे, उसकी लिमिट नहीं है। वो कब तक निकाल पाएंगे? जब तक वो पैसा ज़ीरो नहीं हो जाता। ये मत डरना कि 29 फरवरी के बाद नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपका उसमें पैसा है तो आप उसको निकाल सकते हैं। यस, आप उसको अब फर्दर ऐड नहीं कर सकते या अब वॉलेट में भी कोई नया पैसा आप ऐड नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद जो आपने अगर पेटीएम वाला जो फास्टैग लिया है वो काम करना बंद कर जाएगा। जो आपके सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा है वो आप अगर निकाल सकते हैं या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है, वरना पेटीएम आपको वापस कर देगा। और इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको बोला गया है कि 15 मार्च से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। निकालने की कोई वो नहीं है आपको, जब तक आपका पैसा ज़ीरो नहीं होता आप वो पैसे को ट्रांसफ़र ऑब्लिक विड्रॉ कर सकते हैं। पेटीएम कई सारी फैसिलिटी देता है, साउंड बॉक्स देता है, क्यूआर कोड स्कैनर देता है, फास्टैग देता है, जो भी चीज़ देता है। अभी 29 फरवरी तक तो आप जैसे नॉर्मली पहले से यूज़ करता है वो कर सकते हैं। आरबीआई की धमकी के बाद पेटीएम का भी इसमें एक रिप्लाई आया था, आपके स्क्रीन पर रहा। तो इन्होंने बोला था डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दो भाग में काम करते हैं, एक पेमेंट गेटवे और बैंक। पेमेंट गेटवे मस्त चल रहा है, बैंक में जो हमको आरोप लगे या हमको इंस्ट्रक्शन मिले वो हम प्रॉपर जल्द से जल्द फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जितनी हमारी सर्विसेज हैं बैंकिंग की या पेमेंट ट्रांसफ़र की, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, इवन फास्टैग, वो हम कोशिश कर रहे हैं। जो अभी रेगुलराइज नेशनलाइज बैंक हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, मैं नाम एक दो ले रहा हूँ, जो बैंक है रेगुलर बैंक हैं उनके साथ हमारा टाइप है। हम उनके साथ टाइप कर करके आपकी इन सर्विसेज को, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और फास्टैग वगैरह, इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निपटारा हो जाए ताकि आपकी सर्विसेज बंद ना हो। बाकी दोस्तों, जो पेमेंट ट्रांसफ़र की बात है क्यूआर कोड से, वो आप अभी भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, बिकॉज दो तरह से पेमेंट हो रहा है। एक तो आपके जो पेमेंट बैंक है पेटीएम का, उसके थ्रू वो बंद हो रहा है। अभी जैसे मान लेते हैं मेरा अकाउंट है एसबीआई में और मैंने वो पेटीएम से लिंक कर रखा है, अगर मैं किसी शॉपकीपर को पेमेंट करता हूँ क्यूआर कोड ये ऐप यूज़ करके अपना पेटीएम वाला, और उस पर भारत पे है, भीम, जो भी कुछ है उस पर है, मैंने पे, क्योंकि अब तो सारे क्यूआर कोड कॉमन हो गए। अगर मैं पेटीएम ऐप से करता हूँ तो वो बैंक से पेटीएम की मदद से उस शॉपकीपर तक चले जाएंगे। तो ये कार्रवाई अभी तक तो चल रही है। पेटीएम ने ये प्रॉमिस किया है कि ये सारी कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो बोलना लग रहा है सरकार आरोप लगाती रहेगी, वो बोल रहे हैं हमारी गलती नहीं है, फिर बोले हमें मौका दे दो, ये दे दो, वो दे दो। देखो, मौके की बात नहीं, मैं आपको आरोप बता चुका हूँ कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जियो को प्रमोट किया था, एक पेटीएम को प्रमोट किया था। आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, बहुत लगाए थे। फिर शेयर मार्केट में आया, फिर इसमें डेटा बेचने का आरोप लगा, बहुत चीज़ लगी है। आरबीआई ने पहले भी वार्निंग दी थी, अब फिर दी है। अभी तक कोर्ट कचहरी से भी आरबीआई किसी ने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करी। तो इसके बीजेपी नेता और संघ के साथ के भी रिश्ते के आरोप लगे हैं, पता नहीं सच है। तो
जब बंदा सुधर नहीं रहा है तो ऐसे इंसान पे क्यों हम भरोसा करें, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसके खिलाफ कोई कड़े कदम उठाए भी नहीं है। ये कंपनी बंद भी हो सकती थी, नहीं तो आप और मैं अगर इनकम टैक्स भरते हैं और हम कुछ धांधली करते हैं, तुरंत आईटीआर बैंगलोर से आपके पास मेल आ जाती है जिसमें ऑब्जर्वेशन आती है और उसमें आउटस्टैंडिंग डिमांड आती है, वो आप पूरी करेंगे तब चलता है काम। तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसको तो मंथली क्वार्टरली एनुअल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, पकड़ा भी जा रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, गॉड नो। तो मेरी सुझाव तो मेरा ये है, देखो हो सकता है बंद हो जाए, ना हो जैसा हो सकता है पेटीएम सही बोल रहा है कि बाकी बैंक से बात कर रहे हैं तो ये वैसी सर्विसेज आपको कंटिन्यू रख पाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कोई मान लो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं, उसमें पता है कि इसमें एक्सीडेंटल केस हो रखा है, मर्डर कुछ है इसका, तो वो आप क्यों खरीदेंगे? कोई ज़मीन मकान खरीदने जा रहे जिसमें आपको पता है कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई हो रही है दो पक्षों में, वो आप ज़मीन या घर मकान प्लॉट नहीं खरीदेंगे। ऐसे झंझट में पड़ना ही नहीं जो कहीं पर 1% भी डाउट है, क्योंकि देखो बहुत महंगाई आजकल, नौकरी कम है, पैसा एक एक रुपये बड़ा कीमती है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी। मैं तो बोला कहीं मत दौड़ो, आपके सारे बैंक, जैसे मैं 2 बैंक इस्तेमाल करता हूँ, आईसीआईसी और एसबीआई, तो मेरे उसके ऐप में देखा है जो आईसीआईसी का आई मोबाइल ऐप है और एसबीआई का योनो ऐप है, उसमें जैसे ही खोलोगे नीचे स्कैनर आता है, स्कैन करो डायरेक्ट पे करो, कोई पेटीएम फेटीएम भीम यूपीआई किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और पेटीएम पेमेंट गलत जाता है तो बैंक के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हो, या गलत चला गया वापस मंगा सकते हो। तो मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे झंझट में ना ही पड़ो तो ठीक है। बाकी क्या असल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो हमको पता चलेगा 1 मार्च 2024 को। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल में, एक यूट्यूब चैनल अलग से चल रहा है बट इस चैनल में मेरा पहला वीडियो। मैं कुछ 1-1.5 महीने सोच रहा था कि इस प्रकार का चैनल बनाऊं, क्योंकि जब फिलिस्तीन वॉर चल रहा था तो कई सारी न्यूज़ में खबरें आ रही थी, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मैं सोच रहा था कि असलियत बताऊं हो क्या रहा है, हुआ क्यों, कब से हो रहा है। फिर मालदीव और लक्षद्वीप का हंगामा हुआ था, मेरा मन कहा कि इसमें वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, एक्चुअल की क्या कहानी है। बट इस चैनल में नहीं डाला, मैंने वो पिछले चैनल में डाला था। अभी पेटीएम में देखा यार दोस्त मेरे पढ़े लिखे 20 बच्चे वाले बिजनेसमैन भी वो डाउट में कि क्या होगा क्या होगा, तो मुझे लगा एक इस प्रकार का चैनल बना लेना चाहिए कि जिसमें कोई हम आपस में आपसे मेरे से रिलेटेड कोई बर्निंग इशू है जिससे आप और में इफेक्ट होते हैं और मीडिया ढंग से समझा नहीं पा रहा है, या आरबीआई ने अंग्रेजी में निकाला है कुछ उसकी लिस्ट या रिस्ट्रक्शन वो समझ नहीं आ रही है, कोई ढंग से समझा नहीं पाया न्यूज़ वाला, क्योंकि वो भागा दौड़ी में रहते हैं न्यूज़ वाले, हबड़ तबड़ छट 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 बताते, डिटेल में नहीं जाते। तो उसमें आप और मेरे जैसे कई लोग डाउट में रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो अब से जैसे ही कोई ऐसा टॉपिक आएगा, हो सकता है हफ्ते में 3-4 आ जाए, हो सकता है 10 दिन में एक ही मिले, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो मैं उसमें वीडियो बना करके कोशिश करूँगा कि इस समस्या को क्लियर कर दूँ। और चलो दोस्तों, जैसे ही नया टॉपिक आता है मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।